हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे राजीव क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये वीडियो लाने का मकसद मेरा यही है कि कुछ बच्चे राजीव, विद्या, क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि हम उसमें से कैसे पढ़ें और कहाँ से शुरुआत करें और क्या पढ़ें। इसलिए हम इस वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स समझाएंगे। मेनली इस वीडियो में हम ग्रामर के पोर्शन को लेकर चलेंगे, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी भी है, और आप थोड़ा सा समझ भी लेते हैं ना, तो यहाँ से बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो इसको आप लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। आपको अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, हम ग्रामर वाले पोर्शन को लेके चलेंगे। देखिए, तो सबसे हम पहले शुरुआत करेंगे रस, छंद और अलंकार। ठीक है, देखिए यहाँ से रस, छंद और अलंकार, प्रत्येक से 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। रस से भी 2 नंबर का, छंद से भी 2 नंबर का और अलंकार से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो टोटल हुए कितने, 6 नंबर हुए। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे रस के बारे में। हम समझेंगे कि यहाँ से क्या, देखिए सबसे पहले हम रस को समझेंगे, रस क्या होता है, रस को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि रस की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। तो रस की परिभाषा, यानी रस में आपको 2 ही रस पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है और एक करुण रस पढ़ना है। ठीक है, एक करुण रस पढ़ना है, 2 ही रस पढ़ना है, इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना है। तो हास्य रस में आप क्या बोलेंगे, आपकी परिभाषा हास्य रस में ये लिखेंगे, किसी वस्तु की अनोखी आकृति, उसके ढंग, वेशभूषा को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहते हैं, और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर यही अस्थाई भाव हास्य रस कहलाता है। बस आप इतना ही रखेंगे, या फिर ये समझ नहीं आता है तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे हास्य रस की परिभाषा, कि किसी भी आकृति को, वस्तु को देखने से हमारे मन में जो हास्य रस उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो हास्य उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हुई। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब इसका उदाहरण बोलता है लिखने के लिए। उदाहरण आपको एकदम याद करना ही है, और आप जब लिख देंगे परिभाषा और उदाहरण तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। देखिए, हम 2 एग्जाम्पल इसके बताएंगे हास्य रस के। 2 एग्जाम्पल, इसमें से कोई भी आप एक लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रति सुनी उकसही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काई। एक तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर इसको छोड़कर आप ये लिख सकते हैं, ये थोड़ा इजी है, इसको लिख सकते हैं, हंसी हंसी भाजो देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उदाह में। ये इसको भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि इसमें से पहचानिए कौन सा रस है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें करुण रस है। इससे भी आपको पहचानने को दे दिया जाएगा। तो देखिए, किसी भी पंक्ति में आपको हंसी से रिलेटेड कुछ भी दिखाई दे तो उसको आप तुरंत कहेंगे कि इसमें हास्य रस है। तो आपको हास्य रस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा शायद। देखिए, एक बार और देख लीजिए कि हास्य रस की बस परिभाषा लिखेंगे, और हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है ना, वो हास होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हास्य रस का परिभाषा लिखेंगे और उसका एक उदाहरण लिख देंगे, आपका यहाँ से 2 नंबर फिक्स। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं करुण रस। रस में आपको 2 ही रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। तो हमने हास्य रस को देख लिया है, अब देखेंगे करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या होती है, इसको देखेंगे। करुण रस की उत्पत्ति होती है, एक बार और सुनेंगे, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने से जो आपके हृदय में कलेश उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, वहीं से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा हुई। अब इसका उदाहरण की जब बात करें तो उदाहरण में आप कोई भी एक उदाहरण याद रखिए, फिक्स एक उदाहरण याद रखिए। करुण रस की एक उदाहरण आप याद रखेंगे तो उसको जब लिख देंगे ना, तो आपका 2 नंबर फिक्स है। ठीक है,
देखिए करोड़ रस का एग्जाम्पल देखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं आप, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भी एक करोड़ रस का एग्जाम्पल है, या तो आप इसको याद रखिए करोड़ रस के लिए, ठीक है। तो रस से आपको हास्य रस पूछेगा, नहीं तो करोड़ रस पूछेगा। देखिए आप दोनों में से कोई एक याद करके जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन देता है हास्य रस अथवा करोड़ रस की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए और दोनों एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार के बारे में देखिए, अब सारे अलंकार को आपको नहीं पढ़ना है, सारे अलंकार को नहीं पढ़ना है, मात्र आपको 3 अलंकार पढ़ना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। मात्र ये 3 अलंकार ही पढ़ना और अलंकार से भी 2 नंबर आपके आने हैं, ठीक है। तो आप तीनों को याद रखते हैं, हम इसको याद करने का और पहचानने का तरीका एकदम ट्रिक वाइज बताएंगे। आप इसको अच्छे से एकदम सुनिए, और वीडियो समझ नहीं आ रहा दोबारा वीडियो को देखिए और इसको समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानेंगे। तो अलंकार को आपके जो सिलेबस में 3 ही अलंकार पढ़ना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की, ठीक है। उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे। श्री वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाए, ठीक है, समानता या तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से उसके गुण के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके स्वरूप के आधार पे अगर उसमें समानता या तुलना की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। मात्र आप इतना ही याद रखिए, ठीक है, इजी वे में याद रखिए इसका परिभाषा, ठीक है। इसके 4 अंग होते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इसका एक एग्जाम्पल याद रखिए, कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा, देखिए नीचे, हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, उपमा अलंकार का। ये क्लियर है। अब देखिए कहीं कहीं ये भी आ जाता है कि एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है कि बताइए कि ये इसमें कौन सा अलंकार है। आपको तो 3 ही अलंकार पढ़ना है, आपको तो 3 ही अलंकार पढ़ना है ना, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप अगर किसी एग्जाम्पल में आपको दिख जाए सा, से, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, जैसी, ऐसा, जो, सदृश्य, ये इसमें से कोई भी एग्जाम्पल में आपको शब्द दिख जाए तो वहां आप बताएंगे कि उपमा अलंकार है, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल में हमको बताते हैं पहचान के कि इसमें कैसे उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए इसमें सरिस आया है ना, यहाँ सरिस, और देखिए सरिस यहाँ भी है ट्रिक में। तो सरिस जहां भी आ जाए, ठीक है, वहां पे उपमा अलंकार होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अदर एग्जाम्पल से भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए हरि अलग है, अगला देख लेंगे। देखिए इसमें है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। इस एग्जाम्पल में देखिए सी आया है ना, सी, तो यहाँ से पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अगर पहचानने को आए तो मेनली यही आता है कि इसकी परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण लिखिए। तो आप ज्यादा ना याद करके बस इसकी एक परिभाषा याद रखिए और एक एग्जाम्पल याद रखिए। यही पीपर पात सरिस मंडोला एक लाइन का है, आसानी से याद हो जाएगा। या फिर ये भी सारे एग्जाम्पल्स है, इसमें से कोई भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको तीनों में से कोई 2 तो देगा जरूर, 2 को देकर ये अथवा करके देगा, तो आपको तीनों में से कोई एक भी याद रहता है ना, लेकिन मैक्सिमम आप 2 याद रखिए, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक भी आ जाए अथवा करके तो आप लिख सके, उसका परिभाषा और एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे चलेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे क्या है रूपक अलंकार, ठीक है। देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा, ठीक वैसे ही रूपक अलंकार का भी परिभाषा याद रखेंगे। रूपक अलंकार में ये लिखेंगे कि उपमेय में, उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहां रूपक अलंकार होगा। मात्र यही एक लाइन याद रखिए, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस यही लिखिएगा कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहां अलंकार क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आपका इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, ये याद कर लीजिए, या फिर ये याद कर लीजिए कि
मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। उससे बेटर यही है चरण कमल बंदो है राय, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक इसका परिभाषा हो गया और एक इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया। अब बताते हैं आपको रूपक अलंकार को पहचानने का ट्रिक। जहां भी दो शब्दों के बीच छोटा सा एक डैश मिल जाए, देखिए डैश मिल जाए, मुख और चंद्र के बीच एक छोटा सा डैश मिल रहा है ना, चरण कमल के बीच एक छोटा सा डैश मिल रहा है ना, तो किसी भी एग्जाम्पल में थोड़ा सा डैश मिल जाए ना, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, रूपक अलंकार लगाएंगे। ठीक है, ये रही इसकी ट्रिक। ठीक, अब हम आगे अलंकार देखेंगे, आगे कौन सा अलंकार है। ठीक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को समझेंगे। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका आप परिभाषा याद रखिए और एक कोई भी एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक, देखिए परिभाषा में क्या बोलेंगे आप, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या होगा, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मात्र इतना ही याद रखिए परिभाषा में। और एग्जाम्पल में आप एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, सोहत ओढ़त पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपु परियो प्रभात। ये बहुत बेटर इसका एग्जाम्पल है, इसको आप रट डालिए, लिख कर याद करिए। ठीक है, कि ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक, तो इसको बेटर तरीके से याद रख लीजिए। आप अलंकार में मैक्सिमम 2 अलंकार तो याद रखिए ही, एक उत्प्रेक्षा अलंकार याद रखिए और एक उपमा अलंकार याद रखिए। ठीक है, आप 2 भी याद रखते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से 2 अलंकार तो देगा ही अथवा करके लिखने के लिए, तो आपको दोनों में से कोई एक तो याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसका हो गया एग्जाम्पल, हो गया किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब देखिए अगर मेनली कहीं कहीं दे दे कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का कोई एग्जाम्पल ऐसे ही दे दे और बताए कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, तो देखिए आपको कहीं भी दिख जाए मनु मानव जनु जानव मनहु जनहु, ये 6 शब्द जहां भी आपको दिख जाए, मनु मानव जनु जानव मनहु और जनहु कहीं भी दिख जाए तो आप उसमें बताएंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए एग्जाम्पल में हम आपको कैसे बताते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि। देखिए मनो यहाँ पे आया है ना, मनो, देखिए यहाँ पे मनो, तो आप 6 शब्द अगर याद रख लेते हैं ना तो वहां इसमें से कोई भी 6 शब्द अगर मिल जाए आपको तो वहां आप बताएंगे क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब तो अलंकार खत्म, हमने रस पढ़ लिया, रस से 2 नंबर फिक्स है। अलंकार पढ़ लिया, अलंकार से 2 नंबर फिक्स है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम छंद, छंद से भी 2 नंबर फिक्स हैं आपके, छंद से भी 2 नंबर फिक्स हैं। देखिए छंद पढ़ेंगे, परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण लिखिए, परिभाषा को ही लक्षण कहता है। ठीक है, तो देखिए छंद में भी आपको ज्यादा छंद नहीं पढ़ना है, मात्र आपको 2 छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला, 2 ही छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला। दोनों अथवा करके देगा, आपको कोई भी याद रहेगा, एक तो या तो सोरठा याद रखिए या तो रोला याद रखिए, दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए, अथवा करके आएगा, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए और उसका एग्जाम्पल और एक परिभाषा जरूर याद रखिए। ठीक है, तो देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे याद रखेंगे। देखिए पहले हम सबसे पहले देखेंगे सोरठा, आप सोरठा ही मेनली याद रखिए, सोरठा छंद का परिभाषा। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, परिभाषा और लक्षण भी कहते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि सोरठा में 4 चरण होते हैं, यानी कि सोरठा जो भी होता है उसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड और फोर्थ, 4 चरण होते हैं सोरठा में। और प्रथम चरण जो होता है और तृतीय चरण जो होता है, इन दोनों की जो मात्राएं होती हैं वो 11 होती हैं, और द्वितीय होता है और चतुर्थ जो होता है ना उसमें 13 मात्राएं होती हैं। बस आप ऐसे ही सिंपल में लिख दीजिए, यही इसका परिभाषा है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं। यही इसका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल तो आपको एक जरूर याद रखना पड़ेगा,
एग्जाम्पल इसका एक जरूर याद रखना पड़ेगा, यही आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें मात्राएं कैसे लगाते हैं, ये भी बताएंगे। तो देखिए एक बार एग्जाम्पल इसको आप लिख कर याद कर लीजिए। जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर वदन, करहूं अनुग्रह सोय, बुद्धि बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लिखकर याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें मात्राएं हम कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा मात्राएं लगाने को तो आएगा नहीं, आपको एग्जाम में नहीं आता है लगाने को, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कैसे हम मात्राएं लगाते हैं। ये जो सिंबल है इसको दीर्घ बोलते हैं, सॉरी गुरु बोलते हैं। गुरु यानी कि इसको काउंट जब करेंगे तो हम इसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं लघु, इसको 1 काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी शब्द में जो बड़ी की मात्रा होती है उसमें ये गुरु लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, जिसको दीर्घ हम कहते, सॉरी जिसको हम 2 मानकर चलते हैं। और एक जो छोटी की मात्रा होती है उसमें सिंगल ये लगाते हैं, जिसको लघु बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो यहाँ जो है, तो जो में यहाँ क्या है, गुरु लगा है, यानी इसको 2 मानेंगे। और यहाँ देखिए एक सिंगल सु जो है ना, सु छोटा का मात्रा है ना, तो वहाँ ये 1 है। ये छोटी मी है तो यहाँ भी 1 है। ये र है यहाँ भी 1 है, और तो है यहाँ भी 1 है। तो ऐसे ही लगाते हैं, मात्राएं चल जाते हैं। और ये सारे मात्राओं को जब गिना जाएगा ना, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप इसको जब गिनेंगे ना तो यहाँ पे 11 मात्राएं जरूर आएंगी, ठीक है। तो मात्राएं लगाने को मेनली आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको बता दिया, ठीक। अब देखिए हमने तो पढ़ लिया क्या, सोरठा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रोला। रोला या सोरठा दोनों में से आप कोई भी एक याद रखिए, एक एग्जाम में आपके जरूर आएगा, ठीक। देखिए रोला पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम जब क्या कहेंगे, इसका परिभाषा क्या है कहेंगे, इसके रटने की कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे कि इसके 4 चरण होते हैं, रोला के 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण है ना, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। मात्र इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और 13 और 11 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है। यही इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। देखिए यही एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ठीक। को पापिह पंचत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी बानव बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैता की लोथ त्रिपथंगा के तटलावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। ये आपको याद रखना है। तो आपको देखिए छंद से दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए, या तो सोरठा या रोला, दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए। दोनों में से कोई एक तो फिक्स है कि आएगा, ठीक है। अब ये हो गया छंद और अलंकार, हमने 3 पढ़ लिया, यानी 6 नंबर हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग होता क्या है, तो कोई भी शब्द है, जैसे ये अभिमान हमने लिख दिया, कोई भी शब्द है अभिमान, ठीक। अभिमान में हमने फर्स्ट में क्या जोड़ा, अभी जोड़ा हुआ है ना, सेकंड में क्या है, मान है। मान का एक अलग अर्थ निकल रहा है ना, और अभी हमने यहाँ से निकाल दिया काट कर बाहर, तभी भी जो ये मान बचा है इसका एक अलग अर्थ है ना, ठीक। एक अलग अर्थ इसका निकल रहा है। तो हम किसी भी शब्द के आगे जो शब्द जोड़ते हैं, जो शब्दांश आगे जोड़ते हैं, इसे ही हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग की अगर परिभाषा पूछे ना तो आप सीधे सीधे यही बोलेंगे, किसी शब्द के शुरू में जो शब्दांश हम जोड़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन आपको 22 उपसर्ग नहीं पढ़ना, आपको कुछ ही उपसर्ग पढ़ना है, ठीक है। देखिए और ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे देगा कि अभी दे देगा, बोलेगा अभी उपसर्ग से
आप 2 शब्द बनाइए, 2 शब्द बनाने को आपको बोलता है, ठीक है। तो आप तो अब एक अभी से अभिमान बना देंगे, अभिमान बना देंगे, और एक अभिशाप बना देंगे, अभिशाप, ठीक है। आप अदर भी वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ जो उपसर्ग है उसको याद रख लीजिए कि क्या क्या उपसर्ग है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसको आप याद रखिए। देखिए, आपने समझ गया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए कौन कौन सा उपसर्ग आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है अप, अप से आप अपकार भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पेज सही से आया नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। अपवंश बना सकते हैं, 2-3 शब्द आप इसे बना सकते हैं, मेनली 2 शब्द बनाने को आता है। एक अन है, अन है, देखिए अनर्थ हो गया, अनादि हो गया, 2 शब्द हो गया। अनु देखिए, तीसरा है अनु, अनु से आप क्या बनाएंगे, अनुकरण बनाएंगे, अनुरूप बनाएंगे, अनुशासन बनाएंगे, यानी कि अनु से कोई भी आप 2 शब्द बना सकते हैं। तो उपसर्ग आसान है कि नहीं। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, किससे, उपसर्ग से, तो आप 2 शब्द बनाने को ही मिलता है। तो आप ये तीनों उपसर्ग याद रखिए। और भी है नीचे उपसर्ग, देखिए निस, जो हमने हाईलाइट किया है वही उपसर्ग आपको पढ़ना है। निस है, निर है, तो देखिए निर से निर्मल हम बना सकते हैं, निर्मम या निर्मल, निर्दोष, निर्धन, नीरस, ये बना सकते हैं हम शब्द। उप से जब आप पढ़े रहेंगे ना तो कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। उप से उपवन, उपकार, उपहार, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। उसके पहले लगना, शब्द से पहले लगना चाहिए ये शब्द, ठीक है। या फिर इनके साथ आपको पूछ सकता है कि दे देगा अधिकरण, मान लीजिए अधिकरण दे दिया, पूछेगा कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो अधि दे देगा, एक तो अधि देगा, एक अधि, एक बड़ी धी करके दे देगा, ठीक है। तो आपको सही चूज करना है, छोटी धी ही होता है अधि। तो इसमें क्या है, अधिकरण है, अधिकरण में क्या है, अधि उपसर्ग है, ठीक। आगे देखिए, अभी है, अ है, ये क्या है, परि है, परि से परिताप, परिजन, परिपूर्ण, परिगत, ठीक है। अभी से अभिलाषा, अभिशाप, अभिवादन, इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अ है, अ से आप क्या दे सकते हैं, अमोल, अविश्वास, अहिंसा, अ से बना सकते हैं। ये अनु है, अनु से सॉरी अन है, ये अनपेक्षित, अमोल, अनमोल है, अनजान है, ये सब आप बना सकते हैं। सह है, तो सह से सहपाठी, सहयोग, सहचर, ये सब आप बना सकते हैं। देखिए आगे देखिए, एक सु भी आता है, तो सु से सुशासन कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं, सु से बना सकते हैं। तो मात्र आपको इतना ही उपसर्ग याद रखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। आप 1-2 बार पढ़ लेंगे ना तो समझ आ जाएगी, कोई भी आएगा तो बना लेंगे। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय से 2 अंक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में हम शब्द के बाद में लगाते हैं, ठीक है, शब्द के, लेकिन उपसर्ग में हम पहले लगाते हैं, शब्द के पहले लगाते हैं उपसर्ग में, और शब्द के जो बाद लगाते हैं वो प्रत्यय होता है, ठीक है। तो प्रत्यय की परिभाषा अगर पूछे ना तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जो शब्द के बाद में लगाया जाता है, जो शब्दांश शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से कुछ प्रत्यय, ज़्यादा प्रत्यय आपको नहीं पढ़ना है, कुछ प्रत्यय पढ़ना है, आप देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है आई, एक प्रत्यय, देखिए हंसाई, बढ़ाई, जुताई, सिलाई, लास्ट में आई आ रहा है कि नहीं, तो ये आई एक प्रत्यय है, ठीक है। हट है, ये हट भी आता है, तो घबराहट, लास्ट में हट आ रहा है। डगमगाहट, गड़बड़ाहट, चिल्लाहट, ये हो गया, ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या है, वट है, सजावट, सजावट, लिखावट, पकावट, बनावट, ये वट से हो गया। आगे देखिए, ये क्या है, ता है, ता उपसर्ग बहुत पूछता है, सुंदरता, सजनता, दुर्जनता, मधुरता, महानता, कुछ भी आप बना सकते हैं ता उपसर्ग लगा के।
त्व है, त्व उपसर्ग, तो इसे लघुत्व, कवित्व, प्रभुत्व, महत्व ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पन, पन आया है उपसर्ग पन, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन ये सब बना सकते हैं आप। इतना ही आपको उपसर्ग पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समास। समास से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा समास नहीं पढ़ना है। आपको बस क्या करना है, द्वंद्व समास पढ़ना है और द्विगु समास पढ़ना है। 2 ही समास आपको पढ़ना है, द्वंद्व और द्विगु। ठीक। देखिए इसको पहचानने को बहुत अच्छे तरीका हम बताएंगे आपको। देखिए कोई भी दे देगा ना एग्जाम्पल, आपको बोलेगा कि इसमें कौन सा समास है, आप इसको पहचानिए। ठीक। देखिए द्वंद्व जो समास है ना, इसको विग्रह करने पे और आएगा, लास्ट और आएगा बीच में, अथवा भी आ जाएगा, या भी आ जाएगा, एवं, लेकिन अधिकतर और आता है। ठीक है। देखिए राजा रानी, बोलेगा राजा रानी का समास विग्रह कीजिए, तो इसको समास जब विग्रह करेंगे तो राजा और रानी लिखेंगे, राजा और रानी। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास का आपका जब परिभाषा पूछेगा तो आप ये लिखेंगे कि द्वंद्व समास को विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ये प्रथम पद और द्वितीय पद यानी उत्तर पद दोनों प्रधान होता है किसमें, द्वंद्व समास में। ठीक है। देखिए यहाँ पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य को हम समास विग्रह जब करेंगे तो पाप या पुण्य लिखेंगे। ठीक है। जीवन मरण, जीवन मरण को हम जीवन और मरण लिखेंगे। दिन रात को दिन और रात लिखेंगे, ये इसका समास विग्रह है। या फिर आपको क्वेश्चन में दे देगा देश और विदेश में कौन सा समास है, देश और विदेश में, तो आप समझ जाएंगे कि और जिसमें लगता है तो क्या उस वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, तो उस कहेंगे कि वहाँ द्वंद्व समास है। आप सारे समास को आप एक बार जब पढ़ेंगे ना, रीड कर लीजिए, आप सारे समास को एक बार रीड कर लीजिए तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है। जो हाईलाइट किया गया है ना उसको थोड़ा एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे है पिता पुत्र, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, यश और अपसय, यश और अपसय, अन्न जल, अन्न और जल, हानि लाभ, हानि और लाभ। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ये तो रहा द्वंद्व समास। आगे हम, ये रहा द्वंद्व समास, आगे हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का एक मेन तरीका क्या है कि आपको कोई भी जब शब्द दिखेगा ना तो उसके शुरुआत में संख्यावाची शब्द आएगा, 1 2 3 ऐसे करके आएगा, आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा। जैसे मान लिए चौराहा है ना, चौराहा, तो इसमें जब इसका समास विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह, 4 आया ना, संख्या है, शब्द ये संख्या है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, द्विगु समास है, द्विगु समास है ये। ठीक। अब मान लीजिए 9 रत्न है, 9 रत्नों का समाहार या समूह, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो रहा है, संख्यावाची हो रहा है, और उत्तर पद से क्या कर रहा है, पूरे शब्द को डिनोट कर रहा है। ठीक। मान लीजिए यहाँ त्रिफला है, 3 फलों का समूह, तिरंगा है, 3 रंगों का समूह, क्या अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का समूह या समाहार, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ है पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसे आप सबको एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार कि होता क्या है, उसके बाद सबको आप रीड कर लीजिए, दिमाग में बैठा रहेगा। मान लीजिए ये चौमासा है, 4 मासों का समूह, मास मतलब महीना, त्रिकोण है तो 3 कोणों का समूह। ठीक। तो प्रथम पद में क्या आ रहा है, कोई भी संख्यावाची शब्द आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। आपको 2 ही समास पढ़ना है, या तो द्विगु या तो द्वंद्व। ठीक। तो द्वंद्व में आप क्या करेंगे, और लगाएंगे, या लगाएंगे, अथवा लगाएंगे, और द्विगु में क्या करेंगे, द्विगु प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो इसे आप पहचान सकते हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हैं। आगे हम देखेंगे कुछ तत्सम शब्द। आपको कुछ शब्द दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका तत्सम शब्द लिखिए। ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होता है, हिंदी का जो संस्कृत रूप होता है,
हिंदी का जो संस्कृत रूप होता है उसको ही हम तत्सम कहते हैं, और जो प्योर हिंदी होता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तद्भव जो हिंदी वाला रूप होता है और तत्सम जो संस्कृत वाला रूप होता है। ठीक है, देखिए तो आपको यही देता है, आग दे देगा, बोलेगा इसका तत्सम लिखिए, तो आग को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मान लीजिए ही संस्कृत, ठीक है, तो संस्कृत में हम अग्नि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर है अगर आप अच्छे से इसको सबको पढ़ लेते हैं। ठीक, कुछ बहुत सारे शब्द इसमें दिया हुआ है, लेकिन कुछ मेन शब्द को हमने हाईलाइट किया है, कम से कम उसको पढ़ लीजिए, और समय मिले तो पूरा को पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए खंभा है, खंभा क्या है, तद्भव है। खंभा का तत्सम रूप क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, अंगुली है, अंगुली ये क्या है, अंगुली देखिए ल में बड़ी का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, जब छोटी का जब मात्रा लग जाएगा अंगुली में तो वो तत्सम रूप हो जाएगा, जब बड़ी का रहेगा तद्भव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ हमने हाईलाइट किया उसको एकदम याद रखिएगा। आँख का अच्छी हो जाएगा, आम का आम्र हो जाएगा। ये जो हमने हाईलाइट किया उसे आप एकदम जरूर में जरूर याद करिए। गागर है, गरगर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए कोयल है, कोकिल हो जाएगा। कौवा है, काक हो जाएगा। किवाड़ है, कपाट हो जाएगा। गेहूं है, गोधुम हो जाएगा, तत्सम गोधुम हो जाएगा। घर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। गांव का ग्राम हो जाएगा। घी का क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा। आगे देखिए ईख का क्या होगा, इच हो जाएगा। चौराहा का चतुष्पथ हो जाएगा। कपड़ा का करपट हो जाएगा। तालाब का तड़ांग हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, कुआं का कूप हो जाएगा। घड़ा का घट हो जाएगा। सूखा का शुष्क हो जाएगा। बंदर का वानर हो जाएगा। मक्खी का मक्षिका हो जाएगा। बूढ़ा का वृद्ध हो जाएगा। थल का स्थल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। कॉन्फिडेंस होगा। रात का रात्रि, भैंस का महिषी, मिट्टी का मृत्तिका, पत्थर का प्रस्तर, और भी कुछ शब्द है। नैन का नयन, नाक का नासिका। इतना ही जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने बताया, बाकी आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे 1-2 और देख लीजिए। सूरज का भी पूछता है, तो सूरज का क्या होता है, सूर्य होता है। सपना का स्वप्न होता है। सांप का सर्प होता है। हाथ का हस्त होता है। हाँ, अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से किसी भी शब्द का 2 पर्यायवाची पूछेगा आपको, कम से कम 2 तो याद होना ही चाहिए। जैसे अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भी कुछ हाईलाइट किया हुआ है इसमें से इम्पोर्टेंट, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अग्नि का क्या होता है, अनिल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, आग होता है। पर्यायवाची तो आप मैक्सिमम आप 2 याद रखिए, ज़्यादा ना याद रखिए। हर एक को का जो है 2-2 याद रखा करिए। तो अग्नि का एक आप आग याद कर लीजिए, एक ज्वाला याद कर लीजिए, पावक भी याद कर लीजिए। एक अश्व है, घोड़ा, घोड़ा का आप क्या याद करेंगे, घोटक, हय, तुरंग, घोड़ा, कुछ भी याद कर रख लीजिए। अंधकार का तिमिर, तम, अंधेरा, कोई भी 2 याद कर लीजिए। आँख है, आँख भी बहुत पूछा जाता है। नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, कुछ भी कह सकते हैं। आकाश का नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान। आकाश का हो गया, मेनली 2 पूछा जाता है आपसे, ज़्यादा ना याद करिए, 2 ही याद रखिए। इंद्र का हो गया तो देवेंद्र, सुरेंद्र, ये याद रखिए। गंगा का एकदम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, 2 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कमल, हाँ कमल का भी बहुत पूछा जाता है। जलज, पंकज, वारिज। अगर वारिज में वारिद लग जाए तो ये हो जाएगा किसका, बादल का, लेकिन इसमें लिखा है वारिज तो ये हो जाएगा कमल। कमल में जो भी लगेगा वो ज लगेगा और बादल में द लगता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए जलज, पंकज, वारिज,
सरोज ये होता है कमल का। किरण का क्या होता है? अंशु, रश्मि, 2 याद रख लीजिए। कोयल का क्या होता है? पीक होता है। कोकिल होता है, श्यामा होता है, इसको याद रख लीजिए। अब देखिए आगे भी और कुछ है। नदी का एकदम याद रखिए आप। नदी का क्या होता है? सरिता, तटिनी, नद, 2 याद रखिए। पक्षी का याद रखिए, विहग, खग, 2 याद कर लीजिए। दिन का याद रख लीजिए, क्या हो गया? दिवस हो गया, दिवा हो गया। तालाब का एकदम याद रखिए, तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, पुष्कर, सरोवर, ताल, जलाशय, कोई भी 2 याद रख लीजिए। यहाँ है गाय का भी याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। धेनु होता है, सुरभि होता है, याद रखिए। सूर्य का भी आप दिनकर, भानु, भास्कर, दिनेश, दिवाकर, 2 याद रख सकते हैं। पर्वत का क्या होता है? पहाड़, गिरी, शैल। हाथी का याद रखिए, गज, गजेंद्र। रात्रि का रजनी, निशा, रात। लक्ष्मी का क्या होता है? अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए। कोयल का पूछा जाता है, आम का पूछा जाता है, आम्र, रसाल। वृक्ष का पूछा जाता है, पेड़, तरु, लक्ष्मी। मैक्सिमम इतना में से आपको मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। कम से कम जो हाईलाइट है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका 2 नंबर फिक्स है। अब यहाँ से हम देखेंगे संधि। संधि से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द रूप पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे और कुछ संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे। ये सब 2-2 नंबर का है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे। संधि कहते किसको हैं? संधि में आपको सारी संधि नहीं पढ़ना है, 5 प्रकार की होती है संधि, लेकिन बस आपको यड़ संधि पढ़ना है। बस ओनली एक ही संधि पढ़ना है आपको, यड़ संधि। और मैक्सिमम आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंगल एक ही पढ़ना है आपको। देखिए संधि क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। 2 शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या और अर्थी 2 अलग अलग शब्द है ना, दोनों को जब हम जोड़ दिए तो विद्यार्थी बन गया, यही है संधि। देखिए अब हम डिटेल में नहीं बताएंगे, बस आपको यड़ संधि के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। और इस बुक में लिखा क्या है, कम से कम जितने भी बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि हम जब गाइड लिए हैं, जो विद्या लिए हैं, जो राजीव लिए हैं, उसको कैसे हम पढ़ें, बस खरीद लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसका नियम क्या है यड़ संधि का। तो सबसे पहले तो आप समझिए ये कि ये 2 शब्द जुड़ा कैसे है। ये इति है और ये अत्र है, तो इत्यत्र हो गया है। ये जुड़ा कैसे है तो उसी का हम नियम बता रहे हैं, उसको आप देखिए। कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, री के आगे कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ छोटी ती का मात्रा है ना, यहाँ समझिए, तो इसके स्थान पे छोटी ई आए, उ आए, री आए, री आए, इसमें से कोई भी आ जाए और इसके आगे कोई भी स्वर आ जाए। कोई भी स्वर का मतलब अ से अह तक कोई भी आ जाए तो ई का क्या हो जाता है? य बन जाता है। उ का क्या बन जाता है? उ का वो बन जाता है। री का क्या बन जाता है? र बन जाता है। और री का क्या बन जाता है? ल बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे कैसे? देखिए मान लीजिए यहाँ पे अति, अति, धन, आचार है ना। देखिए छोटी ई का मात्रा आया है ना, छोटी ई का मात्रा, अब देखिए प्लस करके यहाँ पे आ आया है, तो यहाँ पे आ आए या ई आए, कोई भी स्वर आ जाए, अ से अह तक कुछ भी आ जाए, तो जो ये ई का मात्रा है ना वो क्या बन जाता है? य बन जाता है। क्या बनता है? य बन जाता है। तो देखिए जब अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। अत या चा र। अब देखिए ये 4 जो है लास्ट में ये जुड़ा ही है ना,
लेकिन ये जो आ और ये छोटी ई किसमें आ गया है, य में आ गया है, और यहाँ पे आ का जो मात्रा है तो ये आ का मात्रा लगेगा ही। ठीक है, अगर यहाँ पे अ रहता तो यह य ही रह जाता, या का मात्रा नहीं आता, और ये छोटी ती है तो ये त आधा लग गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है यड़ संधि। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे एक अति धन अधिकतम देख लेंगे। अति धन अधिकतम, अति धन अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ भी छोटी ई का मात्रा है ना, और यहाँ पे अ है, तो छोटी ई और छोटी ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या इसमें चेंज हो जाएगा, य में चेंज हो जाएगा। देखिए अ त य, और ये त है ना छोटी ती, ये त आधा रहेगा ही, और ये ई और अ मिलके य बना देंगे, और अधिकतम वैसे ही उतर जाएगा, अधिकतम। समझ आया, अत्यधिकतम। ठीक, क्लियर है इतना? तो इस ऐसे ही पहचानेंगे कि ये यड़ संधि है। ठीक, ये समझ आ गया आपको? आगे देखिए, जैसे यहाँ पे इति धन आदि है, इति धन आदि है तो इत्यादि हो गया है। समझ लीजिए, इति धन आदि, ई और ये त है तो आधा त लग गया है, और ई और अ मिल के य बना दिए हैं। आ है ना तो या का मात्रा लग गया, और ये इत्यादि। समझ आया? प्रतिधन उत्तरम है तो प्रत्युत्तरम हो गया है। ठीक, तो आपको समझ लीजिए, बनाने को आना चाहिए। या फिर ऐसे भी दे सकता है ना कि यहाँ पे देखिए उपर्युक्तम लिख, आगे हम शब्द रूप को देखेंगे। शब्द रूप, जिसमें आपको 3 चीजों का शब्द रूप देखना होगा, फल का, नदी का और मति का। मति मतलब बुद्धि। ठीक है, इन तीनों का शब्द रूप देखना होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे शब्द रूप क्या होता है, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पूछा जाता है कि फल का बहुवचन प्रथमा विभक्ति का क्या होगा। तो फल का बहुवचन जो होगा प्रथमा विभक्ति का फलानी होगा। ऐसे ही करके पूछता है, और ज्यादातर बहुवचन पूछता है और एक वचन पूछता है, और विभक्ति में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ये ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो हम आपको आज इस वीडियो में समझाएंगे बहुत ही बेटर तरीके से, और आपको समझ भी आ जाएगा, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, देखिए हम सबसे पहले आपको फल का समझाएंगे। फल नपुंसक लिंग में आता है। तो देखिए, ये हुआ बहुवचन, ये हुआ द्विवचन, ये हुआ एक वचन। यानी वचन जो होते हैं 3 होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन और बहुवचन। इतना क्लियर है। और विभक्ति जो होता है वो 8 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। अष्टमी को संबोधन कहा जाता है। ठीक है, तो हम ट्रिक वाइज से आपको एकदम क्लियरली समझा देंगे क्या होता है। आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक, देखिए, आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें सेम होंगे। ठीक, देखिए, फल का प्रथमा विभक्ति जो होता है, एक वचन में फलम कहते हैं, द्विवचन में फले कहते हैं, और बहुवचन में फलानी कहते हैं। इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। प्रथम विभक्ति फलम, फले, फलानी। ठीक, जो द्वितीय विभक्ति में आएगा, द्वितीय विभक्ति में सेम आएगा, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन, ये तीनों एक जैसे होंगे। देखिए, फलम, फले, फलानी दोनों एक जैसे है। अब तृतीय विभक्ति में थोड़ा सा देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे और तीनों को रिलेट करके हम चलेंगे। ये फल का भी इसे ऐसे ही देखेंगे, और नदी का भी वैसे ही चलेगा, जैसे फल का चलेगा वैसे मति का भी देखेंगे। थोड़ा सा सेम पैटर्न है, समझ सकते हैं। देखिए,
ये हो गया फलानी और फलानी, ये तो समझ आ गया। अब देखिए तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है वो फले है, ये फलय बिंदी है दो, ठीक है। अब जो चतुर्थी विभक्ति होती है वो फलेव्य होती है। अब पंचमी विभक्ति जो होती है बहुवचन फलेव्य होती है। फलेव्य फलेव्य दोनों सेम है ना। ठीक ऐसे ही इस नदी का जब देखेंगे चतुर्थी और पंचमी, तो चतुर्थी और पंचमी जो होगा नदी का सेम होगा, नदिव्य और नदिव्य। जैसे व्यह लास्ट में लगा है ना फल में, वैसे ही व्यह लगा है किसमें, नदी के चतुर्थी और पंचमी में, दोनों सेम है। तो आप जिसमें व्यह लग जाए वो आप समझ सकते हैं कि बहुवचन होगा, चतुर्थी और पंचमी, ठीक है। अब हम बात करेंगे षष्ठी का। षष्ठी में फला नाम, लास्ट में नाम आएगा, फला नाम। अब देखिए नदी में भी क्या आ गया, नदी नाम, षष्ठी हो गया। यहाँ से फला नाम, ये नदी नाम, ये क्लियर है। और सप्तमी में हमेशा सु आएगा, फलेसु नदीसु। ऐसे ही मती में भी देखेंगे नीचे ना, तो ऐसे ही है, देखिए मतीसु मतीसु, मती नाम, मतिव्य मतिव्य, सेम आ रहा है। ये तो अब सेम हो ही गया, इसको अब देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इतना तो समझ आ ही गया कि चतुर्थी पंचमी सेम है, सब में वैसे ही भ्य भ्य लगेगा, नदिव्य नदिव्य, फला नाम नदी नाम, फलेसु नदीसु, क्लियर है इतना। अब देखिए ये तो बहुवचन का रहा, ठीक। अब द्विवचन में देखेंगे, द्विवचन में देखिए जो सप्तमी होता है और षष्ठी होता है वो एक जैसे होता है, फलयुः फलयुः, नद्यो और नद्यो सेम है, वैसे ही मती में भी सेम होगा, ठीक है। अब देखिए अब तो ये षष्ठी और सप्तमी सेम हो गया, वैसे ही तृतीय चतुर्थी और पंचमी जो होती है, चतुर्थी पंचमी और तृतीय तीन जो होता है वो सेम होता है, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, वैसे ही नदीव्याम नदीव्याम नदीव्याम, ये तीनों जो है सेम है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। ऊपर का दो याद करना पड़ेगा, फले फले ये दोनों सेम है, वैसे ही नद्यो नद्यो ये भी सेम है। अब यहां से आपको इसको याद करना पड़ेगा, एक वचन को याद करना पड़ेगा, फलम फलम फलाय फलात फलस्य फले, ठीक है। तो ज्यादातर जानते हैं क्या पूछता है, ज्यादातर आपको यही पूछता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का बहुवचन ज्यादा रूप पूछता है और एक वचन ज्यादा रूप पूछता है, द्विवचन बहुत कम पूछता है। तो आप जब बहुवचन का आपको तो ठीक पता ही चल गया कि सु लग जाएगा तो सप्तमी हो जाएगा, नाम लग जाएगा तो षष्ठी हो जाएगा, अब भ्यः भ्यः लग जाएगा तो हो जाएगा चतुर्थी पंचमी, और तृतीय फलय नदिव्य, याद रखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा, फलानी फलानी ये हो जाएगा प्रथम और द्वितीय। यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से, ये होता है शब्द रूप। आपको इस तरह से राम का भी कह सकता है कि राम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए, राम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए। तो बहुवचन हम समझ जान रहे हैं कि इधर वाला है बहुवचन, सप्तमी मतलब सातवां, तो सप्तमी में जानते हैं फलेसु लगता है, तो राम से रामेसु हो जाएगा, रामेसु, क्लियर है इतना। राम का अगर राम का पूछता है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन बताइए, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हम जानते हैं फला नाम लग रहा है, नाम लग रहा है ना लास्ट में, तो रामा नाम हो जाएगा, रामा नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर अदर चीज का भी देता है तो आप ऐसे अगर ट्रिक वाइज याद रखते हैं तो आपको आ जाएगा बनाने को इसको, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही आप मति का भी मधु का भी याद कर सकते हैं, ठीक। या तो ट्रिक से आप देख लिए तो क्लियर हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, ये देखिए फलेव्य जो है, फलव्य वो किस विभक्ति का है, तो चतुर्थ विभक्ति का है, पंचमी विभक्ति का है और बहुवचन है। देखिए यहाँ पे पुस्तक है जो
पुस्तक, पुस्तक तृतीय विभक्ति का है और एक वचन है। नदी जो है, नदी प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन है। यहाँ आप देख सकते हैं नदी प्रथमा विभक्ति और एक वचन, प्रथमा विभक्ति और एक वचन नदी। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमको पढ़ना है क्या, धातु रूप पढ़ना है। धातु रूप पढ़ना है जिसमें से 4-5 पढ़ना है हमको। एक लट लकार पढ़ना है, लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरा पढ़ना है लोट लकार, दूसरा पढ़ना है लोट लकार, तीसरा पढ़ना है विधिलिंग प्रार्थना, और लृट लकार पढ़ना है जिसे भविष्यत काल कहते हैं, और एक और पढ़ना है लंग लकार, भूतकाल जिसे कहते हैं, भूतकाल जिसे कहते हैं। ये 1 2 3 और ऊपर एक 4 है और उधर 5 पढ़ना है आपको धातु रूप में। बहुत इजी वे में बताएंगे, अगर आप समझते हैं तो बहुत इजी लगेगा आपको धातु रूप समझने में, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, लट लकार से शुरुआत करेंगे जिसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। इसका आप में 2 ही चीज़ का पढ़ना है, एक पठ का पढ़ना है, एक हंस का पढ़ना है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ती है ना, उससे पहले ये समझिए ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये प्रथमा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ठीक। तो सबका एक ट्रिक्स याद रखेंगे कि अगर ये पठ का दे दे या किसी और चीज़ का हंस का दे दे, ठीक है, किसी का भी दे दे, तो अगर हम ट्रिक याद रखेंगे तो उसका लट लकार कैसे बनेगा वो समझ सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, ये प्रथमा विभक्ति हो गया, ये प्रथमा विभक्ति, ये ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ये हो गया। अब देखिए ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया। इसमें अब याद रखेंगे ती, इसमें तह, तीतः, नती, आधा न रहेगा, सॉरी, नती। इसमें याद रखेंगे सी, इसमें थ, आमी, आओ, आम। ये ट्रिक है। अगर पठ का दे, हंस का दे और बोले कि लट लकार उसका बनाइए, ऐसे पूछेगा कि पठ का बहुवचन में लट लकार क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे नति जुड़ा हुआ है ना, तो पठ, नति लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो पठंती, पठंती, ये होगा इसका बहुवचन। आगे समझ में। अगर पूछे कि पठ का उत्तम पुरुष में एक वचन बताइए, ये उत्तम पुरुष है, ये एक वचन है, ये एक वचन वाला लाइन है, एक वचन वाला लाइन है, तो पठ का उत्तम पुरुष में एक वचन क्या होगा, तो इसमें आमी लगा है ना, तो पठामी, पठ, ठा और मी, पठामी। आगे बनाने को अगर आप इसको याद कर सकते हैं, तीतः अन्नति, सीथ थ, आमियाव आमह, इसको आप याद कर लीजिए। तो पठ का दे या हंस का दे, हंस का भी दिया है, हंस का बोले मध्यम पुरुष, द्वितीय वचन बताइए, तो ये मध्यम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये द्वितीय वचन हो गया, ठीक है। तो थ लगा है ना हंस का, तो हस्त, हस्त हो जाएगा। बहुत इजी है अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया लट लकार वर्तमान काल। अब हम आगे देखेंगे लोट लकार। लोट लकार देखेंगे, लोट लकार में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें भी वैसे ही देखेंगे,
इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये एक वचन, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हो गया ना। अब देखिए इसका रूल क्या होगा, तू, ताम, न तू, अ, तम, त, आनी, आव, आम। ये इसका ट्रिक है। अगर बोले कि पठ का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो पठ का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो पठ तू है ना, तू लगा है तो पठ तू हो गया। अगर पूछे हंस का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो अ लगा है ना, तो हंस, हंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर पूछे पठ का मध्यम पुरुष द्वितीय वचन पूछे तो तम लगा है, तो पठतम, पठतम हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये तो क्लियर हो ही गया होगा। इस ट्रिक को याद कर लीजिए बस। तू ताम न तू, अ तम त, आनी आओ आम। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे हम देखेंगे विधिलिंग को। ऐसे ही विधिलिंग का भी पढ़ लेंगे। और ये भविष्यत काल का, देखिए भविष्यत काल का सेम जो हमने लट लकार पहला वाला पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही इसमें चलेगा, लेकिन इससे पहले हमको स्थिति जोड़ देना है। जैसे हमने बताया था पहले ती, तह, नति बताया था ना हमने, तो इसमें हमको क्या जोड़ देना है, पठ अगर बनाना है ना तो पठ्यति जोड़ देना है, पठिष्यति जोड़ देना है। सेम वैसे ही चलेगा जैसे हमने लट लकार का पढ़ा था। तो ये तो इजी हो जा रहा है, यानी कि लट लकार जैसे चलेगा वैसे ही लिट लकार भी चलेगा। बस इसमें क्या जोड़ना है, पहले स्थिति जोड़ देना है। ठीक है, देख लीजिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्येगा। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लट लकार है वैसे ही लिट लकार है। ठीक है, ज्यादातर इसमें पूछा जाता है ये वाला लंग लकार भी पूछा जाता है। तो लंग लकार में त, ताम, न, अह, तम, त, म, आव, आम, ऐसे ही इसको भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको भी ऐसे ही। वैसे ही हंस का भी वैसे ही चलेगा। हंस का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका भी लिट लकार, लुट लकार, लंग लकार, इसका भी पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद संस्कृत अनुवाद है, तो इसको आपको बनाना सीखना पड़ेगा, कैसे हम संस्कृत में अनुवाद करें। और यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी संस्कृत का। तो ये तो आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, जैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं वैसे संस्कृत में आपको आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, आगे निबंध है। निबंध भी कितने नंबर का, 6 नंबर का निबंध पूछता है। तो निबंध तो आपको अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उस पर कुछ भी निबंध लिख सकते हैं। बस उसका 3 मेन टॉपिक होता है। एक तो होता है रूपरेखा। रूपरेखा में वही हेडिंग आप लिखेंगे जो जो आप हेडिंग बनाकर नीचे लिखे हैं, यानी कि दूरदर्शन के बारे में आप लिखें, दूरदर्शन का गुण दोष क्या होता है, उससे लाभ क्या होती है, उससे हानियां क्या हो रही है, वर्तमान समय में दूरदर्शन से क्या क्या लाभ है। तो जो जो आप हेडिंग डाल के लिख रहे हैं उसी हेडिंग को आपको क्या लिखना है, रूपरेखा में लिख देना होता है। ठीक है, और प्रस्तावना में उसके बारे में थोड़ा सा चीजें लिख दो, और दूरदर्शन का लाभ क्या होता है, उससे हानि क्या होती है, वो हेडिंग बना के आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो निबंध तो कोई रटने वाला चीज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़कर आप जो भी मन में आए उसको लिखते जाइए। ठीक, तो ये हो गया 6 नंबर का, क्या है, निबंध हो गया। निबंध किस पे आता है, हाँ, अब इससे आगे देखेंगे। देखिए बेरोजगारी की समस्या पे भी निबंध देख सकते हैं आप, विज्ञान के चमत्कार पे भी देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे टॉपिक क्या रहता है, खंड काव्य रहता है। हाँ, ये खंड काव्य रहता है, इसे 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमको केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है। और प्रत्येक जिले के लिए खंड काव्य में अलग अलग होते हैं। जैसे मक्ति दूत है तो
तो ये जो है ये बस्ती जिला, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इस जिले के जो बच्चे हैं इस टॉपिक को करेंगे, मक्ती दूध को। ठीक है, तो ये जिले वाइज आता है, लेकिन क्वेश्चन सारे पेपर्स में होते हैं, लेकिन जो बच्चा जिस जिले में पढ़ता है उस जिले का ये खंड काव्य करता है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। देखिए जैसे ये ज्योति ज्वार है, ज्योति ज्वार ये प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिले के बच्चे इसको ज्योति ज्वार में करेंगे। इसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को आपको करना होता है। इसमें सर्ग दिए होगा, तो दिए होते हैं प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। जैसे देवरिया जिले के जो बच्चे हैं इसको करेंगे, मेवाड़ मुकुट को करेंगे, देवरिया जिले के बच्चे मेवाड़ मुकुट को करेंगे, बुलंदशहर वाले बच्चे करेंगे, सुल्तानपुर वाले करेंगे, बहराइच वाला करेंगे, बरेली वाला, सीतापुर वाले करेंगे। ठीक है, मेवाड़ मुकुट को इसमें प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग करके दिया होता है। ये महाराणा प्रताप के बारे में ये कहानी है। अगर कहानी आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम सर्ग में यहाँ से यहाँ तक कहानी है, द्वितीय सर्ग में यहाँ से यहाँ तक की कहानी है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको कितने नंबर क्वेश्चन बनता है, 1 मिनट, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये रहा लास्ट। अगर हम आपको अगले वीडियो में पेपर सॉल्यूशन करा देंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले तो मिल जाए देखने को कि हाँ पेपर कैसे आता है, अब एक समझ बैठ जाए। ठीक है, ये रहा पूरा ग्रामर का पोर्शन, और हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे गद्य और पद्य के पोर्शन, और एक पेपर सॉल्यूशन भी करवा देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ हम मॉडल पेपर भी करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर करो।